संगीत त्रिकालीन पास ये धूप वाली सुबह थी और आंतरिक क्षेत्र के निवासियों के लिए एक सामान्य दिन था। लेकिन ऐस उनकी नई यात्रा की शुरुआत थी। ऐस ने सराय द्वारा दिया गया नाश्ता खाया और आंतरिक क्षेत्र की खोज शुरू की। उसे रिसेप्शन की महिला से आंतरिक क्षेत्र का नक्शा मिला। कुछ देर तक नक्शे का अध्ययन करने के बाद ऐस ने रिवर फ्लावर सिटी के अंदरूनी क्षेत्र के मुख्य बाजार की ओर जाने का फैसला किया। अंदरूनी क्षेत्र में गोलियों और हथियारों के लिए अलग से बाजार नहीं थे और यह पूरे अंदरूनी क्षेत्र का एकमात्र बाजार था। आंतरिक शहर को अलग अलग कुलीन परिवारों द्वारा कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। आंतरिक क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा इन परिवारों के नियंत्रण में था, इसलिए इसमें केवल एक ही बाजार है जिस पर सभी कुलीन परिवार मिलकर नियंत्रण करते थे। कोई भी परिवार जो आंतरिक क्षेत्र या आंतरिक शहर में संपत्ति का मालिक है उसे कुलीन परिवार कहा जाता है। ऐस वहाँ यह अर्ध सफ़ेद ग्रेड की गोलियां बेचने जा रहा था। इनर रीजन का मुख्य बाजार गतिविधियों से भरा हुआ था। शहर के बाहर से कई व्यापारी अपना सामान बेचने और रिवर फ्लावर सिटी की खास चीज़ें खरीदने के लिए यहाँ आते थे। आखिरकार यह एक 2 सितारा शहर था। मुख्य बाजार के मध्य भाग के अंदर यह जगह पूरे बाजार का सबसे व्यस्त इलाका है। यहाँ एक बड़ी 15 मंजिला ऊंची इमारत थी और यह उस समय काफ़ी मशहूर थी। इसका नाम कैल्बी पिल्स एंड वेपन्स शॉप था। यह इसलिए मशहूर थी क्योंकि इस दुकान का मालिक कैल्बी परिवार था जो रिवर फ्लावर सिटी के शीर्ष 3 कुलीन परिवारों में से एक था। कैल्बी परिवार का इतिहास 100 साल पुराना है और यह एक किसान परिवार भी है। यही कारण है कि वे शहर के अंदरूनी इलाकों के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं और शहर के अंदर कोई भी उनके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करता। ऐसे समय कैल्बी पिल्स एंड वेपन्स की दुकान के सामने खड़ा था। जब वह मुख्य बाजार में आया तो उसने गोलियों का कारोबार करने वाली दुकानों के बारे में पूछा और उसे कैल्बी पिल्स 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 के बारे में एंड वेपन्स की दुकान के बारे में पता चला। ये यहाँ की सबसे बड़ी दुकानों में से एक थी जो बाहरी व्यापारियों से गोलियां खरीदती थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे यह नहीं पूछते थे कि माल कहाँ से आया है या अपने ग्राहकों के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं पूछते थे। यही कारण है कि ऐश ने अपनी लूट को बेचने के लिए इस दुकान को चुना। ऐश जब दुकान में दाखिल होता है तो उसे इधर उधर देखने का मौका भी नहीं मिलता कि एक खूबसूरत युवती उसके सामने आती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, प्रिय ग्राहक, आपका क्या व्यापार है, क्या आप खरीदने के लिए बेच रहे हैं। उसने ज़्यादा देर तक इधर उधर नहीं घूमा और सीधे ही उससे पूछ लिया क्योंकि दुकान में काफ़ी भीड़ थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वह दूसरों से निपटने की जल्दी में थी। मैं अपनी गोलियां बेचना चाहता हूँ। ऐश ने यहाँ बड़ी भीड़ देखकर मुंह बनाते हुए जवाब दिया। वह नहीं चाहता था कि ज़्यादा लोग उसका चेहरा देखें। प्रिय ग्राहक, आप सही जगह पर आए हैं, कृपया मेरे साथ दूसरी मंजिल पर आइए। वहाँ एक मास्टर मूल्यांकनता आपकी गोलियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेगा और आपको उनके लिए उचित मूल्य देगा। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा। वह कई सालों से यहाँ काम कर रही थी और किसी के दिखावे और व्यवहार से ही उसे पहचान लेती थी। वह एक स्टार शहर से आया हुआ एक गंवार लगता है। हम उसने मन ही मन हंसते हुए कहा और ऐस को भी अपने गंवारों की सूची में शामिल कर लिया। अगर ऐस अंदरूनी क्षेत्र या उच्च दर्जे का कोई व्यक्ति होता तो उसके कपड़े इतने पुराने फैशन के नहीं होते और सामान्य कपड़े से नहीं बने होते। कोई भी बता सकता था कि वह गरीब है या किसी उच्च श्रेणी के शहर से नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसे शुरू से ही यह नहीं बताना चाहिए था कि वह किस तरह का सामान बेच रहा है। उसे पहले एक शांत जगह ढूंढनी चाहिए थी और फिर अपना हाथ दिखाना चाहिए था। खैर, बेचारा ऐसा क्या कर सकता था। वह कोई चतुर व्यापारी नहीं था और काफ़ी युवा और अनुभवहीन था। वह हाल ही में अमीर बना था और उसे नहीं पता था कि धन को कैसे संभालना है। चाहे वह कितना भी सावधान क्यों ना हो, उससे गलतियां होना तय था। दुकान की दूसरी मंजिल पर पहली मंजिल जितनी भीड़ नहीं थी। युवती ऐश को एक छोटे काउंटर डेस्क पर ले जाती है। वहाँ पीछे एक भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी लकड़ी की कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था। मास्टर मैथ्यू, ये सज्जन यहाँ गोलियाँ बेचना चाहते हैं। क्या आप कृपया उनका मूल्यांकन कर सकते हैं और उचित मूल्य दे सकते हैं। महिला ने बूढ़े व्यक्ति को आंख मारते हुए कहा कि केवल वही नोटिस कर सकता है और वास्तव में जानता है कि इसका क्या मतलब है। हालांकि जब ऐस ने उसे संकेत दिया तो उसने तुरंत ही कुछ गड़बड़ समझ ली क्योंकि वे उसके सोल सेंस से अपने तिरस्कार को छिपा नहीं सकते थे। यह आत्मा कोर सोल सेंस बनाने के बाद उसे प्राप्त होने वाली दूसरी इंद्रिय थी। यह एक जन्मजात क्षमता है और लगातार सक्रिय रहती है। यह इसको दूसरों की आत्मा में उतार चढ़ाव का पता लगाने में मदद करता है। इसके साथ वह दूसरे पक्ष के मूड या चेतना में बदलाव महसूस कर सकता है और अपने आसपास 10 मीटर की दूरी पर दुर्भावनापूर्ण विचार वाले दुश्मन का पता लगा सकता है। ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है और यह आत्मा की भावना काफ़ी उल्लेखनीय है।
एस ने गंभीरता से सोचा और तैयार था कि अगर कुछ हुआ तो वह भाग गया। ये बूढ़ा आदमी इस दुकान के कई मूल्यांकन प्रशिक्षुओं में से एक था और सभी लोग उसे उसकी वृद्धावस्था के कारण मास्टर कहते थे और एक बुजुर्ग के प्रति सम्मान दिखाते थे। वह वास्तव में मास्टर मूल्यांकन नहीं था। जब बूढ़े आदमी मैथ्यू को संकेत मिलता है तो वह तुरंत समझ जाता है कि यह बच्चा एक गंवार है और उसे उससे निपटने में गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बेशक मैं इस छोटे भाई को उचित कीमत दूंगा। छोटे भाई मुझे दिखाओ कि तुम किस तरह की गोलियां में बेचना चाहते थे। मैथ्यू ने मुस्कुराते हुए कहा जैसे कोई बड़ा अपने कनिष्ठ से बात कर रहा हो। अगर एस ने उसकी आंखों में छिपी हुई घृणा को नहीं देखा होता तो उसे लगता कि यह बूढ़ा आदमी काफ़ी अच्छा इंसान है। अब उसने उसकी मीठी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन वह अभी नहीं जा सकता था और पहले से ही यहाँ था, इसलिए उसने पहले उसे गोलियां दिखाने का फैसला किया और देखा कि वह क्या करता है। इस थैले में 107 अर्ध सफ़ेद ग्रेड की गोलियां हैं। आप जांच कर सकते हैं और मुझे कीमत बता सकते हैं। एस ने स्ट्रिंग बैग खोला और बूढ़े आदमी को अंदर की गोलियों की बोतलें दिखाई। मास्टर मैथ्यू अबाक रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि इस बदमाश के हाथ में सिर्फ 2 या 3 गोलियां होंगी, लेकिन ऐश उनमें से 107 निकाल देता है। युवती भी दंग रह जाती है और ठंडी हवा की गहरी सांस लेती है। गोलियों की संख्या जानने के बाद बूढ़ा मैथ्यू गंभीर हो गया। मैं इस सौदे को हाथ से जाने नहीं दे सकता। इस तरह के सौदे से उसे पदोन्नति मिल सकती है और वह दुकान में उच्च स्तर पर जा सकता है। युवती के भी वही विचार थे जो बूढ़े आदमी के मन में थे। प्रिय ग्राहक कृपया यहाँ बैठिए और मैं आपके लिए आइस टी लाती हूँ, उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा और जल्दी से ऐश के लिए आइस टी लाने के लिए चली गई। हाँ, आप यहाँ इंतजार कर सकते हैं और आइस टी का मजा ले सकते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा है और मैं इन गोलियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करूंगा और आपको उचित मूल्य दूंगा। चिंता मत करो, मैं कीमत के मामले में उचित रहूंगा। मास्टर मैथ्यू ने इस बार ईमानदारी से कहा और बोतलों को खोलना शुरू कर दिया ताकि अंदर की गोलियों का मूल्यांकन किया जा सके। ऐसा उन दोनों लोगों के 180 डिग्री के रवैया में आए बदलाव से खुश था। क्योंकि वे इस बार ईमानदार थे इसलिए वह अब और विनम्र नहीं होने वाला था और आराम से कुर्सी पर बैठ गया और मूल्यांकन के अंतिम परिणाम का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वह युवती भी अपने हाथों में ट्रे में एक क्लासिक चाय का सेट लेकर आती है। वह ऐश को एक कप आइस टी परोसती है। ऐश ने उस अनोखी खुशबू को सूंघा जो उसे ठंड का एहसास कराती है और एक छोटा घूंट पीता है। उसके स्तनों में एक ठंडा लेकिन गर्म स्वाद फैल गया और वह खुद को जोर से तारीफ करने से नहीं रोक पाया। बढ़िया चाय। ऐश ने पहले कभी सामान्य चाय भी नहीं पी थी। इस महंगी चाय की तो बात ही छोड़िए। वह बेशर्मी से पेश आ रहा था, लेकिन इस चाय का स्वाद काफ़ी ताज़ा है और इसमें क्यूई भी है। वह इस चाय के कुछ किलोग्राम खरीदने के बारे में भी सोच रहा था। आखिरकार वह खाने का शौकीन था। जब इस आइस टी का आनंद ले रहा था, बूढ़ा मैथ्यू एक एक करके गोलियों का मूल्यांकन कर रहा था। अचानक उसने लाल रंग की गोली की बोतल का ढक्कन खोला और क्यूई की एक मोटी सुगंध उसके नतूने में प्रवेश करती है। मैथ्यू को लगा जैसे उसके शरीर के अंदर क्यूई का संचार तेजी से होने लगा है। उसने जल्दी से ढक्कन बंद किया और अपने आसपास के माहौल को जल्दी जल्दी देखा। जब उसने देखा कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो वह थोड़ा शांत हो गया। लेकिन मैथ्यू अपने इस अनुमान के बारे में बहुत गलत था, क्योंकि ऐश की आत्मा की भावना शुरू से ही उस पर टिकी हुई थी और उसके मूड में ये बहुत बड़ी आत्मा की लहर या बदलाव ऐश की आत्मा की भावना से छिपा नहीं रह सका। केवल ऐश को नहीं पता था कि उस बूढ़े आदमी को उस गोली की बोतल में क्या मिला है, इसलिए वह वहीं खड़ा रहा और अपनी आत्मा की भावना से उसे देखता रहा। मैथ्यू को नहीं पता था कि ऐश ने अपनी उत्तेजनापूर्ण चेतना के कारण गोली को पहले ही देख लिया है। बूढ़े आदमी ने अपनी सांस को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की और लाल बोतल को अन्य सभी गोलियों की बोतलों की तरह एक तरफ रख दिया और दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मास्टर मैथ्यू बैग में देखता है और हाँ, उसे पिछली बोतल की तरह एक और लाल बोतल मिलती है। वह जल्दी से उसे पकड़ लेता है और इस बार वह उसका ढक्कन पूरी तरह से नहीं खोलता, बस थोड़ा सा खोलता है। उसकी नाक में भी वैसी ही खुशबू आती है। उसने जल्दी से ढक्कन बंद किया और उत्साह से दूसरी लाल बोतल के सामने रख दिया। उसने अपनी आंखों से देखा कि क्या ऐसी ही कोई और बोतल है, लेकिन वहां सिर्फ 2 ही थी, इसलिए वह थोड़ा निराश हुआ। 15 मिनट के बाद मास्टर मैथ्यू ने अपना मूल्यांकन पूरा किया और एस को अपने साथ कीमत तय करने के लिए बुलाया। छोटे भाई, मैंने आपकी सभी गोलियों का मूल्यांकन किया है और वे सभी आधी सफ़ेद ग्रेड की है जैसा कि आपने कहा था, इसीलिए मैं आपको वही कीमत दूंगा जो हम अपने नियमित ग्राहकों को देते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए यह बड़ा व्यवसाय खरीदा है और यह आपकी ईमानदारी को दर्शाता है। कुल 107 गोलियां हैं। उनमें से 52 हीलिंग गोलियां हैं जिनकी कीमत 100 रूबी सिक्के प्रति गोली है। 30 क्यूआई गोलियां 200 रूबी सिक्के प्रति गोली की कीमत है और 25 छोटी गेट खोलने वाली गोलियां 500 रूबी सिक्के प्रति गोली हैं। कुल 23,700 रूबी सिक्के हैं। ये पूरे मुख्य बाजार में आपको मिलने वाली सबसे उचित कीमत है।
मास्टर मैथ्यू ने आत्मविश्वास से कहा कि वह वास्तव में उसे उचित कीमत देता है। लेकिन उसकी बूढ़ी आंखों में गहरी छिपी हुई एस को शुरू से ही पता था कि यह गोलियां इतनी कीमती है। लेकिन उसे लग रहा था कि यह बूढ़ा आदमी उससे कुछ छिपा रहा है। और यह उन 2 लाल बोतलों के बारे में है। वह भोला बच्चा नहीं रहा जिसे बिल्ली ने ठगा था, और अब वह अपनी गलतियों से सीख चुका था। इसे 23,500 रूबी सिक्के बनाओ। मुझे अपने लिए इन 2 उपचार गोलियों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं उन्हें नहीं बेच रहा हूँ। एस ने उन 2 लाल बोतलों को पकड़ा और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। उसने उस धूर्त बूढ़े आदमी को मना करने का कोई मौका नहीं दिया। जब मैथ्यू ने एस को उन 2 गोलियों की बोतलें पकड़ते देखा तो वह अपना संयम खो बैठा और तुरंत चिल्लाया। नहीं, मैथ्यू एस पर हमला करने ही वाला था कि उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि उसे आखिरकार केएलबी पिल्स एंड वेपन्स की दुकान में खड़े होने की याद आ गई। उसकी तेज चीख की वजह से आसपास के सभी लोग ध्यान देने लगे। क्या मुझे मत बताओ, मुझे अपनी चीज़ें बेचने के लिए तुम्हारी इजाज़त चाहिए। क्या केएलबी पिल्स एंड वेपन्स की दुकान अपने ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करती थी? एस ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और मैथ्यू से सवाल करते हुए अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। जैसा कि एस ने अनुमान लगाया था, उनके आसपास के सभी लोग बूढ़े आदमी मैथ्यू की ओर संदेह भरी निगाहों से देखने लगते हैं और एक दूसरे से कुछ फुसफुसाने लगते हैं। वह अटेंडेंट भी घबरा गया। ये बूढ़ा आदमी कभी ऐसा काम नहीं करता। क्या हुआ? ये बेवकूफ़ों की तरह व्यवहार कर रहा है। नहीं नहीं, ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। आप अपनी चीज़ों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं बस ठीक महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए मैं अपना संगीतकार खो रहा हूँ। मैंने आप सभी से माफ़ी मांगी कि मुझे इस हालत में देख पाऊँ। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इस बूढ़े आदमी की बदतमीजी को माफ़ कर देगा। मैथ्यू ने माफ़ी मांगते हुए सभी की ओर झुककर प्रणाम किया। ये बदमाश बहुत चालाक है। अगर उसने जल्दी से वह गोलियां नहीं ली होती तो मैं कभी भी बेवकूफ़ की तरह व्यवहार नहीं करता। उसने मुझे जल्दबाजी में काम करने के लिए मजबूर किया, और अब जब तक वो गोलियां नहीं ले सकता मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसे कैसे पता चला? मैथ्यू हताशा में अपने दांत पीसता है, और ऐश के बारे में सही था कि उसने उसे धोखा दिया। अब ऐस उन संदिग्ध गोलियों के साथ सुरक्षित रूप से निकल सकता है। ये बस एक गलतफहमी थी और हमने सोचा कि ये देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। ये कितनी बड़ी निराशा थी। चलो सब लोग अपने काम से काम रखें, किसी ने कहा जो हंसते हुए देख रहा था, और उसकी बात सुनकर बाकी सभी भी हंस पड़े और फिर से अपने काम से काम रखने लगे। हाँ हाँ छोटे भाई, ये सभी गोलियां तुम्हारी हैं, इसलिए इन्हें बेचना या ना बेचना तुम्हारी मर्जी है। इसलिए जो तुम बेचना चाहते हो बेचो, और जो नहीं बेचना चाहते ले लो। हमें कोई आपत्ति नहीं है। बूढ़े आदमी मैथ्यू ने एस की ओर मुड़कर सूखी हंसी में कहा कि यह बहुत बदसूरत लग रहा है। ओह चिंता मत करो, मुझे अपने लिए केवल ये 2 हीलिंग गोलियां चाहिए। मैं बाकी सभी गोलियां तुम्हें बेच रहा हूँ। एस ने मासूम मुस्कान के साथ जवाब दिया, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। जाओ और इस लेनदेन की सूचना ऊपरी मंजिल पर दो और हमारे छोटे भाई के लिए 23,500 रूबी सिक्के ले आओ। मैं इस समय बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज के लिए सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। बूढ़ा आदमी मैथ्यू एक अप्रिय चेहरे के साथ जल्दी में इमारत की ऊपरी मंजिल की ओर चला गया। वह उस तरफ क्यों जा रहा है? युवा परिचारिका ने सोचा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने इस पर कोई फैसला नहीं किया और जल्दी से एस का बकाया ले आए। ये रहा रूबी क्रिस्टल कार्ड। इसमें आपके 23,500 रूबी सिक्के हैं। आप इसे सामान्य मुद्रा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या शहरों की भूमि में कहीं से भी अपने सिक्के निकाल सकते हैं। युवा परिचारक ने ऐश को एक सफ़ेद रंग का छोटा पतला चौकोर क्रिस्टल कार्ड देते हुए कहा, जिस पर लाल रंग से 23,500 लिखा हुआ था। ऐश ने इन क्रिस्टल कार्डों के बारे में पहले भी सुना था। इन्हें चौथे स्तर की भूमि में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए वह इससे हैरान नहीं हुआ और उसने सफ़ेद कार्ड स्वीकार कर लिया। अपना कामकाज निपटाने के बाद वह तुरंत चला गया, क्योंकि वह जानता था कि बूढ़ा आदमी अच्छा नहीं है और कोई गलत काम करने वाला नहीं है। बूढ़ा आदमी मैथ्यू जल्दी में केएलबी पिल्स एंड वेपन्स की दुकान की इमारत की ऊपरी मंजिल पर जा रहा था। मैथ्यू अभी तीसरी मंजिल पर पहुंचा ही था कि एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया और तिरस्कार पूर्वक उसका मजाक उड़ाया। बूढ़े आदमी, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? धीरे चलो, नहीं तो तुम थक कर मर जाओगे। हे, इस आदमी का चेहरा इतना आकर्षक नहीं था और छोटे काले बालों के साथ वह साधारण दिखता था। वह अप्रेंटिस ऑल्केमिस्ट कैलिब था। वह बेहद घमंडी था क्योंकि वह 26 साल की उम्र में अप्रेंटिस ऑल्केमिस्ट था। यही कारण है कि केएलबी परिवार ने उस पर बहुत सारे संसाधन लगाए और उसे एक वाइट अल्केमिस्ट के रूप में तैयार करना चाहता था। हालांकि श्वेत श्रेणी का कीमियागर बनना इतना आसान नहीं था, इसलिए केएलबी के परिवार ने कैलिब को इस दुकान में बसाया ताकि वह कुछ अनुभव प्राप्त कर सके और दुकान के लिए गोलियां बना सके। यह अभ्यास का एक रूप था और वह इस तरह से अपने कीमियागर कौशल को तेजी से सुधार सकता है। फिर भी इस सारी देखभाल पास और आसानी से अर्जित संसाधनों ने कैलिब को बहुत घमंडी बना दिया और अब वह किसी की भी नज़र में नहीं आता था।
वह कैल्बी परिवार के उच्च अधिकारियों और उनके प्रत्यक्ष वंशजों के अलावा किसी की नहीं सुनता था और हमेशा इधर उधर की बातें करना पसंद करता। युवा स्वामी कालेब, इस बूढ़े व्यक्ति को कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, इसलिए कृपया इस बूढ़े व्यक्ति को आपका मनोरंजन न करने के लिए क्षमा करें, मैथ्यू ने सम्मानपूर्वक कहा। लेकिन कालेब के प्रारंभिक श्राप के कारण उसकी आंखों में स्पष्ट शत्रुता थी, लेकिन अफसोस कि वह कुछ नहीं कर सकता था। हम कुछ महत्वपूर्ण है, मुझे बताओ कि यह क्या है और मैं तय करूंगा कि यह महत्वपूर्ण है या नहीं। मैथ्यू की बात सुनकर कैलेब ने मुंह बनाया। अगर उसे सही से याद है तो यह बूढ़ा आदमी बहुत सम्मानजनक था और अब वह खुलकर नाराजगी दिखा रहा था। कुछ ठीक नहीं है युवा मालिक, बस एक बार ऐसा मत करो। क्या तुम ऐसे नहीं हो सकते? यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी शिकायत खुद दुकान के मालिक से करो। बूढ़े मैथ्यू ने हताशा में आह भरते हुए कहा, अगर कोई और होता तो वह अब तक उन्हें 1000 बार थप्पड़ मार चुका होता। तुम कैलेब, इस असभ्य बूढ़े आदमी पर भड़कने ही वाला था, लेकिन उसने इस बारे में और ध्यान से सोचा। क्या इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि वह खुद दुकान के मालिक को इसकी सूचना दें? वह तो मुझे इसके लिए अपमानित भी करता है। खैर, मुझे खुद ही देखना होगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं, और अगर यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना तुमने कहा तो तुम्हें पता है कि जब मैं बुरे मूड में होता हूं तो क्या होता है। कैलेब उदास होकर मुस्कुराया और मैथ्यू के साथ चला गया। वे कुछ ही मिनटों में 15वीं मंजिल पर पहुंच गए। इस दुकान की 15वीं मंजिल को महंगे जेड और संगमरमर से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। रात में खिड़की के सामने खड़े होकर शहर के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हुए आप भीतरी क्षेत्र के शहर को देख सकते हैं। इस समय काले बाल, गोरी त्वचा और आलीशान कपड़ों वाला एक युवक खिड़की के पास कुर्सी पर बैठा था और अपने सुंदर चेहरे पर शिकन के साथ फटते बाजार को देख रहा था। इसका क्या मतलब है कि आप उसे कहीं नहीं ढूंढ पाए? क्या वह कोई भूत था? क्या आपने बाहरी क्षेत्र के हर हिस्से की तलाशी ली? युवक ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अपना संयम नहीं खोया। हाँ युवा मालिक, मैंने झुग्गियों में भी खोजा था, लेकिन वहाँ सिर्फ आम लोग ही रहते थे। लगता है कि उस काले भूत ने उस मोटे आदमी की दुकान लूटने के बाद शहर छोड़ दिया होगा। हो सकता है कि पकड़े जाने के डर से वह भाग गया हो। युवक के सामने एक घुटने टेके हुए व्यक्ति की आकृति थी। उसने पूरे शरीर पर काले रंग का हल्का कवच पहना हुआ था। उस कवच के कारण कोई भी उसका चेहरा साफ नहीं देख सकता था और उसके चेहरे पर एक काले लोमड़ी का मुखौटा था। उस मुखौटे की आंखों के छेद से केवल उसकी भूरी आंखें ही देखी जा सकती थी। उसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत और कानों को भाने वाली थी। यह एक युवा लड़की की आवाज़ थी। ब्लैक फॉक्स, मैं तुम्हारी वजह से नाराज नहीं हूँ। ये सिर्फ इतना है कि मैं एक नया मोहरा हासिल नहीं कर पाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उस ब्लैक घोस्ट व्यक्ति के रहस्यों को नहीं जान पाया। युवक ने निराशा में कहा, जब वह ब्लैक घोस्ट के रहस्यों के बारे में बात करता है तो उसकी आंखों में तीव्र लालच देखा जा सकता है। जो कोई भी मिनटों में एक स्टार खजाना खोल सकता है, उसके पास कोई रहस्यमय रहस्य होना चाहिए, और वह शुरू से ही केवल यही रहस्य चाहता था। जहां तक उसे मोहरे के रूप में स्वीकार करने की बात है, तो ये ब्लैक घोस्ट की पसंद थी। अगर ब्लैक घोस्ट उसका उपकरण बनना स्वीकार करता है तो वह उसका ख्याल रखेगा, लेकिन अगर नहीं तो वह वही करेगा जो वह हमेशा अपने दुश्मनों के साथ करता है, बिना दया के मारना। युवक अभी भी ब्लैक घोस्ट के रहस्यों के बारे में सोच रहा था। तभी उसने कदमों की आहट सुनी और शांति से कहा, पहले तुम जाकर देखो कि क्या ब्लैक घोस्ट का कोई निशान अभी भी बचा है। मुझे अभी भी नहीं लगता कि उसके जैसे हुनर वाला कोई आदमी इतनी आसानी से भाग जाएगा। उसका आदेश पाकर ब्लैक फॉक्स धुएं की तरह गायब हो गया। युवा मास्टर आशिर कैलब ओल्ड मैथ्यू के साथ आपसे मिलने आया है। कैलब की ऊंची आवाज़ शांत कमरे में गूंज उठी। इस युवक का नाम आशिर कैल्बी था, जो कैल्बी परिवार के वर्तमान मुखिया का सबसे बड़ा बेटा था और संभवतः कैल्बी परिवार का अगला मुखिया था। उसे एक साधना प्रतिभा के रूप में जाना जाता था क्योंकि उसने पहले ही क्यूई गेट्स क्षेत्र का तीसरा द्वार खोल दिया था। वह बुद्धिमान, शांत और निर्दयी था। यही कारण है कि वह कैल्बी परिवार की सबसे बड़ी दुकान का मालिक था। वह अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता था, चाहे वे सिर्फ नश्वर ही क्यों ना हो। वह भविष्य की किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें मार डालता था। अंदर आइए, आशिर ने तटस्थ स्वर में कहा। युवा मालिक, ये बूढ़ा आदमी कुछ जरूरी रिपोर्ट करना चाहता है। कैलेब ने मुस्कुराते हुए अपने बगल में बैठे मैथ्यू की ओर इशारा करते हुए कहा। वह पहले की तरह घमंडी नहीं था, हालांकि वह इस निर्दयी युवा मालिक से डरता था। हम बोलो, जैसे कि उसे अपने दोनों आगंतुकों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आशिर अभी भी खिड़की से बाहर देख रहा था। ये बूढ़ा आदमी युवा दुकान के मालिक का अभिवादन करता है। मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ। मैंने 2 सफ़ेद रैंक वाले क्यूई पिल्स को एक लड़के का हाथ देखा जो एक निम्न स्तरीय शहर या नदी के फूल शहर के बाहर से आया लगता है। मैथ्यू ने जो कुछ भी हुआ उसे दोहराया। उसने एशर से कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। वह लड़का बहुत तेज था और मैं अंत में असफल रहा। उसने अपनी रिपोर्ट पूरी की, लेकिन वह हिस्सा चूक गया जहां वह उन गोलियों को अपने लिए चाहता था। वह अब कहाँ है?
एच ने पीछे मुड़कर बूढ़े आदमी की आंखों में बिना किसी बाधा के देखा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी, ठीक वैसे ही जैसे जब वह ब्लैक घोस्ट के बारे में बात कर रहा था। 2 सितारा शहर में सफ़ेद रैंक वाली गोलियां दुर्लभ थी। उनमें से ज़्यादातर शहर के स्वामी के हाथ में थी और यहाँ तक कि सफ़ेद ग्रेप की मियागर भी शहर के स्वामी की हवेली में था और ऐश के पास उनमें से 2 हैं। यहाँ तक कि उसे अभी यह भी नहीं पता था। यहाँ तक कि कैलब भी बूढ़े आदमी मैथ्यू के साथ मुठभेड़ से हैरान था। अगर मेरे पास वो सफ़ेद रैंक वाली गोलियां होती तो मैं सफ़ेद रैंक वाली गोलियों तक जल्दी पहुंच सकता था। कैलब ने लालच से सोचा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अब एशर को उन सफ़ेद रैंक वाली गोलियों के बारे में पता चल गया है। वह बस उनके बारे में भूल सकता है, क्योंकि कैलब जानता था कि वह उनमें से किसी पर भी अपना हाथ नहीं रख पाएगा। जिस क्षण मैथ्यू ने आशेर को उनके बारे में बताया वे उसकी संपत्ति बन गए। मैथ्यू ने आदरपूर्वक एशर को बताया। उससे निपटने के बाद मैं सीधे युवा दुकान मालिक के पास रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा चला आया। कैलेब इस बूढ़े आदमी और मेरे 2 सुरक्षाकर्मियों को ले जाता है। मुझे जल्द से जल्द उन गोलियों की ज़रूरत है। अगर तुम उन गोलियों को नहीं पा सकते तो तुम दोनों को भी गायब हो जाना चाहिए। इसके अलावा ये सुनिश्चित करना कि हम तीनों के अलावा किसी को भी उन गोलियों के बारे में पता ना चले। क्या ये स्पष्ट है? एशर ने उन्हें ठंडे स्वर में चेतावनी दी, जबकि उसकी आंखें ठंडी हो गई और उसने कैलेब और मैथ्यू की ओर हत्या का इरादा प्रकट किया। हाँ, हम वो गोलियां लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों ने एक साथ कहा। दोनों के चेहरे पर पसीने की बूंदें बह रही थी और उनकी पीठ भी ठंडे पसीने से भीग गई थी। मैं इस गंदगी में कैसे फंस गया? कालेब ने अपनी बुरी किस्मत को कोसा। ऐश जल्दी से केल्वी की दुकान से बाहर निकला और सीधे पास की कपड़ों की दुकान की ओर चल पड़ा। उसे पता था कि यह गोलियां सामान्य नहीं है और वह बूढ़ा आदमी उन्हें बुरी तरह चाहता है। हालांकि जब उसे पता चला कि ऐश से निपटना आसान नहीं है तो वह निश्चित रूप से अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना देगा और ऐश से उसके रास्ते में आने का बदला लेगा। अगर वह उन गोलियों को नहीं ले सकता तो वह ऐश को भी नहीं लेने देगा। ऐश का अनुमान बिल्कुल सही था। अगर मैथ्यू सफल हो जाता तो वह शहर से भाग जाता, क्योंकि इन 2 गोलियों की कीमत लगभग 1 लाख रूबी सिक्कों के बराबर थी और वह एक स्टार सिटी की किसी भी नीलामी में ऊंची कीमत पा सकता था और इतनी दौलत के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकता था। लेकिन अफसोस ऐश मैथ्यू के रास्ते में आ जाता है और वह एक साधक नहीं था। इसलिए वह अपना बदला लेने के लिए केवल ऐश्वर को उन गोलियों के बारे में बताकर ऐश को परेशान कर सकता था। ऐश ने कपड़ों की दुकान से नए कपड़े खरीदे और उन्हें पहन लिया। वह अभी दुकान से बाहर निकला ही था कि उसने बूढ़े आदमी मैथ्यू को अपने साथ 3 अन्य लोगों के साथ देखा। वे स्पष्ट रूप से ऐश की तलाश कर रहे थे। वे 2 लंबे और मांसल आदमी एशर के निजी सुरक्षा गार्ड थे और कैलेब भी उनके बीच में बैठा हुआ था। ऐश को उन 2 आदमियों से खतरनाक एहसास होता है और वह चुपचाप भागने के लिए जल्दी से पीछे मुड़ता है। लेकिन मैथ्यू की बूढ़ी आंखें बाज जैसी थी और वह ऐश को नए कपड़ों में भी पहचान लेता है। वह इस बदमाश को कैसे भूल सकता है जो उसकी गोलियां चुराता है? उस आदमी को देखो जिसने नीले रंग का लबादा और लंबी टोपी पहन रखी है। यही है वह, जल्दी से उसका पीछा करो। वह भागने लगता है। मैथ्यू घबरा कर चिल्लाता है। ये बूढ़ा बकरा ऐश भीड़ के बीच दौड़ते हुए बूढ़े मैथ्यू को बुरा भला कहता है। ऐश के पास अब चुपचाप कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये दिन का समय था और उसकी चुप के रात की तरह काम नहीं करेगी, इसलिए वह केवल चुपचाप कदमों पर निर्भर रह सकता था। चुपचाप कदम उठाने के बाद वह हवा की तरह हो जाता है और भीड़ में गायब हो जाता है। वह बदमाश कहाँ चला गया? कैलेब हताश होकर चिल्लाता है और ऐश के पद चिन्हों की तलाश में इधर उधर देखता रहता है। मुझे नहीं पता कि वह बहुत तेज था। आशेर के एक रक्षक ने कहा कि वह द्वितीय द्वार का साधक था और इस समूह में सबसे शक्तिशाली था। तुम्हारा मतलब बहुत तेज क्या है? क्या तुम मुझे बता रहे हो कि वह बच्चा तुमसे ज़्यादा ताकतवर है? कैलेब गुस्से में चिल्लाया कि आखिरकार उसकी जान पर बनाई थी। अगर वे ऐश को नहीं ढूंढ पाते तो उसने ऐश को नाराज करने के परिणामों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर है, हाँ वह हमसे ज़्यादा ताकतवर है। मैं उसकी गति देखकर कह सकता हूँ। दूसरे गार्ड ने हताशा में जवाब दिया। वे भी ऐश को परेशान नहीं करना चाहते थे। तो फिर हम क्या करें? उन सभी में सबसे ज़्यादा डर मैथ्यू को था, जो ऐश को सबसे ज़्यादा निराश देखना चाहता था। लेकिन अब उसे हवा की तरह भागता हुआ देखकर मैथ्यू को ईश्वर को बताने के अपने फैसले पर पछतावा होने लगा और उसने अपने लिए एक मुसीबत मोल ले ली। चलो पूरी जगह खोजते हैं, अगर वह हमें नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, कैलेब ने घबराहट में कहा और वे सभी पागल कुत्तों की तरह खोजने लगे। ऐश ने गली में दौड़ना बंद कर दिया। वह बेतहाशा हाफ रहा था। वह बूढ़े आदमी की पार्टी से बचने के लिए काफ़ी समय से खामोश कदमों का इस्तेमाल कर रहा था। मैंने अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। बूढ़े बकरे, तुम रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कब्र वास्तव में कितनी गहरी है। इस बूढ़े आदमी मैथ्यू को कोसने में व्यस्त था, जब अचानक एक पारदर्शी काला पैनल उभरता है और उसकी आंखों के सामने चमकता है। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ है,
एस ने सिस्टम की मीठी आवाज़ सुनी। एक नया मिशन जारी किया गया है। मिशन पैनल सम्माननीय चोर की गरिमा, कोई चोर से चोरी करने की कोशिश कर रहा है और यह अस्वीकार्य है। नतीजतन मेजबान को घृणित चोर को दिखाना होगा कि असली चोर कौन है। मेजबान को पूरे कैल्बी परिवार के खजाने को खाली करना होगा। चोर का सम्मान आपके हाथ में है। मेजबान होस्ट प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कारण होस्ट द्वारा यह मिशन पूरा करने के तुरंत बाद जॉब मिशन प्रदान किया जाएगा। शेष समय 2 वर्ष मिशन विफलता की सजा। सिस्टम चोर की गरिमा के साथ एक और होस्ट ढूंढ लेगा। संगीत, क्या एक और मिशन? और यह कैल्बी परिवार कौन है? क्या ये लोग भी उस कैल्बी दुकान से नहीं हैं? एस ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके चेहरे पर गंभीर भाव था। एस ने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा मिशन मिलेगा और यह मिशन पिछले मिशन जितना आसान नहीं था। उसे सिर्फ 2 साल की समय सीमा से ही पता चल गया था। यहाँ तक कि बिल्ली की दुकान लूटने के मिशन के लिए भी उसे सिर्फ 7 दिन दिए गए थे। चोर गरिमा हुआ, मुझे लगता है तुम सही हो। मैं यहाँ चोर हूँ, फिर भी वे मुझे लूटना चाहते हैं। एस ने सोचा और वह फूट फूट कर हंसा। ठीक है, पहले मुझे उन 4 गुंडों से इस बाजार से भागना होगा। फिर मैं इस कैल्बी परिवार के बारे में पता लगा सकता हूँ। मेरे पास 2 साल हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह बहुत मुश्किल नहीं होगा। एस खुद को प्रोत्साहित करता है। एस अपनी कम हो चुकी क्यूई को फिर से पाने के लिए इंतजार कर रहा था। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक लाल गोली की बोतल निकाली। ये गोली की बोतलें इन सभी घटनाओं का मुख्य कारण थी। उसने लाल बोतल का ढक्कन खोला और मैथ्यू की तरह ही उसे सूंघा। जिस क्षण गोली की सुगंध एस के नतूने में प्रवेश करती है, उसे अपने सिर में सिस्टम की आवाज़ सुनाई देती है। सबसे कम ग्रेड की गोली का पता चला 10 एक्सपी में परिवर्तित किया जा सकता है। बोतल में गोली के ऊपर एक छोटा सा काला लेबल उभरता है। क्या इसको दूसरे मिशन से कोई आश्चर्य नहीं हुआ? लेकिन इस मिशन ने उसे सचमुच बहुत बड़ा झटका दिया। एस हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि वह मिशन पूरा किए बिना EXP और SP कैसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। चाहे वह सिस्टम से कितना भी पूछे, वह उसे नहीं बताता। अब अचानक एस ने अचानक ये नोटिफिकेशन देखा तो वह अवाक रह गया। सिस्टम, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं गोलियों को अनुभव बिंदुओं में बदल सकता हूँ? मैं उन गोलियों को अनुभव बिंदुओं में बदल सकता था जिन्हें मैं अभी बेचता हूँ। एस इस काले दिल वाले सिस्टम से बहुत परेशान था। वे गोलियां बेकार की गोलियां थीं, उन्हें XP में नहीं बदला जा सकता। सिस्टम ने भावनाहीनता से उत्तर दिया, जैसे कि उसे ऐश के गुस्से की परवाह नहीं थी। कचरा गोलियों से तुम्हारा क्या मतलब है? वे आधी सफ़ेद ग्रेड की गोलियां थीं और यह गोली एक सफ़ेद ग्रेड की गोली है। क्या तुम पागल हो जो इसे सबसे कम ग्रेड की गोली कह रहे हो? एस अभी सिस्टम को कोसना चाहता था लेकिन खुद को रोक लिया। यह उसकी गलती थी कि उसने सब कुछ अच्छी तरह से जांचा नहीं। एस ने पहले एक यादृच्छिक गोली खाई थी, लेकिन यह उस पर काम नहीं करती थी और बाद में उसने सोचा कि क्योंकि वह स्वर्गीय क्यूई के साथ खेती करता है, इसलिए वह इन सामान्य गोलियों का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी लूट में सफ़ेद रैंक वाली गोलियां थीं और वह उन्हें अनुभव बिंदुओं EXP में बदल सकता था। फैटी को ये गोलियां कहाँ से मिली? एस इस बात से बेहद हैरान था। आंतरिक क्षेत्र में भी यह गोलियां किसी भी व्यक्ति के लिए विपत्ति ला सकती हैं। जिसके पास ये गोलियां हैं, अगर उनके पास ऐश जैसी पृष्ठभूमि नहीं है, फिर भी बाहरी क्षेत्र के एक सामान्य दुकान मालिक के पास उनमें से 2 हैं। ये बल्कि चौंकाने वाला था। ऐश को यह नहीं पता था कि बिली को ये गोलियां उसके घर की दीवार में दबी हुई मिलती हैं। यहाँ तक कि वह इस बात से हैरान था और अपनी उत्तेजना में उसने पूरे घर को मलबे में बदल दिया। लेकिन उसे कोई और गोली की बोतलें नहीं मिली। वे वहाँ कैसे पहुँचे ये बिल्ली को भी नहीं पता था। वह इन गोलियों को किसी आंतरिक क्षेत्र के परिवार को रिश्वत देकर आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहा था। लेकिन अफसोस कि अंत में एस को इससे लाभ हुआ। अगर वाइट रैंक की गोलियां EXP में बदल सकती हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च श्रेणी की गोलियां भी EXP में बदल सकती हैं? एस ने सोचा और काफ़ी उत्साहित हो गया। उसने आखिरकार मिशन किए बिना EXP कमाने का एक तरीका खोज लिया है। क्योंकि ये 2 गोलियां 20 XP में बदली जा सकती हैं, तो इन्हें बदल दो। वह लालची बूढ़ा कमीना इन्हें इतना चाहता है तो चलो उसे सफ़ेद ग्रेड की गोलियां दे देते हैं। एस भयावह रूप से बुदबुदाता है और उस बूढ़े जोकर को एक छोटा सा सबक सिखाने के लिए एक दुष्ट योजना बनाता है। रूपांतरण पूरा हो गया है। आपके स्टेटस में 20 XP जोड़ दिए गए हैं। XP 70 में से जैसे जैसे SX बढ़ता गया, वह महसूस कर सकता था कि उसकी स्वर्गीय क्यूई तेजी से बहाल हो रही है। वे 2 लाल गोली की बोतलें अब खाली हो चुकी थी और अंदर की गोलियां धूल में बदल गई थी। वे EXP में बदल गई थी। अब उस बूढ़े मूर्ख को सबक सिखाने का समय आ गया है। एस दुष्टता से मुस्कुराता है। अपनी सरप्राइज तैयारी पूरी करने के बाद एस मैथ्यू की दिशा में वापस जाता है और जल्दी से उन्हें देख लेता है। वे चारों अभी भी पागल कुत्तों की तरह उसे खोज रहे थे।
एस जल्दी से उन 2 लाल बोतलों को सावधानी से सड़क के बीच में रख देता है। एस जोर से चिल्लाता है, हे भगवान, किसी ने सड़क के बीच में वाइट ग्रेड की गोलियां छोड़ दी हैं। चीखने के बाद वह चुपचाप अपने कदम बढ़ाता हुआ उस होटल की ओर भागा जहां वह ठहरा हुआ था। उसे अब भागना होगा, अन्यथा उसे बिना देखे भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। एस की आवाज़ गरजने जैसी थी। 1 मील दूर से भी लोग उसे स्पष्ट सुन सकते थे। जब हाई ग्रेड गोली की आवाज़ आई तो पूरे बाजार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बूढ़े आदमी मैथ्यू ने भी एश की आवाज़ सुनी और उसकी नज़र सड़क के बीच में पड़ी 2 लाल बोतलों पर पड़ी। ठीक उसी तरह कैलिब और वहां मौजूद सभी लोगों की नज़र भी 2 लाल बोतलों पर, इससे पहले कि कोई उन बोतलों को पकड़ पाता। कैलिब जोर से चिल्लाया, सब लोग, वे 2 वाइट ग्रेड गोलियां मेरे केवी परिवार की हैं। उन्हें आज सुबह एक छोटे चोर ने चुरा लिया था और हम पूरे दिन उन्हें खोज रहे थे। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप सभी युवा मास्टर एशर से पुष्टि कर सकते हैं कि वे उसकी गोलियां थीं। जैसा कि अपेक्षित था, जब सभी ने कैल्बी परिवार का नाम सुना तो वे रुक गए। लेकिन जब उन्होंने यंग मास्टर अश सुना तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें पता चल गया कि अश कैसा व्यक्ति था, एक अत्यंत निर्दयी व्यक्ति। यदि वे गोलियां वास्तव में उनकी थी तो मात्र गोलियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित नहीं है। ये देखकर कि सभी लोग अपनी जगह पर रुक गए हैं, कैलिब ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसे एशर का नाम लेना ही होगा, नहीं तो उन गोलियों की वजह से बहुत बड़ी खूनी लड़ाई हो सकती थी। लोग उसे नहीं जानते होंगे, लेकिन वे जानते हैं कि ऐश्वर असल में कौन था। हाँ, तुम मजाक कर रहे हो युवा मास्टर कालेब। हम युवा स्वामी आशिर का सामान कैसे ले सकते हैं? मैं युवा मास्टर आशिर का सामान खोजने के लिए तुम्हें बधाई देता हूँ। उसे विदाई के लिए मेरा अभिवादन देना। एक जानकार व्यक्ति ने जल्दी से कालेब को पहचान लिया और निष्कर्ष निकाला कि यह वास्तव में आशिर की गोलियां थी और जल्दी से घटनास्थल से भाग गया। हाँ, हम लॉर्ड एशर की चीज़ें कैसे ले सकते थे? हम यंग मास्टर ईश्वर को उसकी गोलियां ढूंढने के लिए बधाई भी देते हैं। अलविदा। हर कोई कुछ शब्द कहना शुरू करता है और जल्दी से भाग जाता है। एस ने भी दूर से ये दृश्य देखा और उसका चेहरा काला पड़ गया। ये युवा मास्टर एशर भी कैल्बी परिवार से है और ऐसा लगता है कि उनसे निपटना आसान नहीं है। यह मिशन उतना आसान नहीं होने वाला है जितना मैं सोच रहा हूँ। वह शोरगुल के बीच गायब हो गया। सभी को मक्खियों की तरह भागते हुए देखने के बाद कैलिब अपने हाथों को पीछे करके लाल बोतलों की ओर बढ़ता है। वह फिर से घमंडी हो गया और ये देखकर शांत हो गया कि कोई भी उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं कर रहा है और सफ़ेद ग्रेड की गोलियों के लिए नहीं लड़ रहा है। कैलब ने दोनों लाल बोतलें अपने हाथ में पकड़ ली और किसी बच्चे की तरह मुस्कुराने लगा जिसे अभी अभी कोई नया खिलौना मिला हो। बूढ़े आदमी मैथ्यू, क्या तुम्हें वह छोटा चूहा मिल गया? कैलिब ने बड़ी मुस्कान के साथ मैथ्यू से ऐश के बारे में पूछा। नहीं, मुझे डर है कि वह छोटा बच्चा बहुत तेज भागता है। उसने इन गोलियों को छोड़कर अपनी जान बचाने का फैसला किया होगा। बूढ़े आदमी मैथ्यू ने कहा कि वह भी खुशी से झूम रहा था। बेटे, देखते हैं कि क्या तुम फिर से अपने बड़ों के सामने घमंड से पेश आने की हिम्मत करते हो। हाँ, आखिरकार उसे अपना बदला मिल ही गया। ठीक है, हमें गोलियां हो मिल गई हैं, इसलिए उस छोटे चूहे का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। चलो जाकर युवा मास्टर अशर को रिपोर्ट करते हैं, हम उसे इंतजार नहीं करवा सकते। कैलिब ने जल्दी से कहा और जल्दी से कैलिबी की दुकान की ओर लौटने लगा। संगीत, फिलहाल कैल्बी शॉप के अंदर 15वीं मंजिल पर हूँ। कैलिब और मैथ्यू बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुरा रहे थे। उनके सामने आशिर एक कुर्सी पर बैठा था और उनके बीच एक सफ़ेद जेड टेबल थी। टेबल पर 2 लाल चमकती हुई गोलियों की बोतलें रखी हुई थी। कैलिब और मैथ्यू को अपने काम के लिए बहुत बड़ा इनाम मिलने की उम्मीद थी। खासतौर पर मैथ्यू हमेशा से ही फ्लो मैनेजर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास इसकी क्षमता नहीं थी। लेकिन अब उसने 2 वाइट रैंक वाली गोलियां आम दी हैं और इसीलिए वह 7वें आसमान पर था। तुमने मेरा नाम इस्तेमाल करके सही किया। क्या तुमने ये गोली की बोतलें खोली? ईश्वर ने शांत भाव से पूछा। वह बाहर से शांत लग रहा था, लेकिन अंदर से वह बिना किसी खास प्रयास के 2 सफ़ेद ग्रेड की गोलियां प्राप्त करने के बाद बहुत खुश था। हम आपकी चीज़ को छूने की हिम्मत नहीं कर पाए, युवा मालिक, दोनों ने एक साथ कहा। आशिर इस तरह के रवैया से बहुत संतुष्ट था। उसे ये भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी चीज़ों को छुए। ईश्वर ने टेबल से लाल रंग की गोली की बोतल उठाई और सफ़ेद ग्रेड की गोली देखने के लिए उसे खोला। जब उसने ढक्कन खोला तो उसके नथुने में गोली की कोई सुगंध नहीं आई। उसे कुछ बहुत ही सड़ा हुआ और घिनौना गंध आया। एशर के चेहरे का रंग सफ़ेद से नीला हो गया और उसने सहज रूप से लाल रंग की गोली की बोतल फेंक दी। चीक, कांच की बोतल टूट गई और उसके अंदर बहुत छोटी काली गोलियां निकली। जब कैलिब और मैथ्यू ने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। लेकिन जब उन्होंने उन छोटी काली गोलियों को देखा तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई और उनके शरीर में प्रवाहित होने वाला सारा रक्त भय से रुक गया। मैथ्यू जल्दी से घुटनों के बल बैठ जाता है और बैंगनी चेहरे वाले ईश्वर के सामने अपना सिर पीटना शुरू कर देता है।
तुम इसे चूहे की गंदगी वाली सफ़ेद रंग की गोलियां क्यों कहते हो? ईश्वर ने बेहद अपमानजनक तरीके से दहाड़ लगाए। उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी गंदी चीज़ को नहीं छुआ और वह बेहद साफ सुथरा और स्वच्छ व्यक्ति था। हालांकि अब किसी ने उसे चूहे की विष्ठा सूंघने की हिम्मत की है। वह कैसे अपना दिमाग खोकर अत्यधिक क्रोधित नहीं हो सकता था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे दूसरों ने अपने जीवन का सबसे शर्मनाक काम करते हुए देखा। यह अक्षम्य था। अशक को नहीं पता कि उसके साथ ऐसा किसने किया, लेकिन वह जानता है कि उसे यह चूहे की विष्ठा किसने दी। आप परलोक में अपना सिर पीट सकते हैं, मर सकते हैं। आशेर ने मैथ्यू को दया की भीख मांगने का मौका नहीं दिया और अपनी साधना की पूरी शक्ति के साथ मैथ्यू के सिर पर जोरदार लात मारी। टकराना। मैथ्यू जैसा नश्वर व्यक्ति कल्टीवेटर की लात कैसे सह सकता है? उसका सिर तरबूज की तरह फट गया और वह अपने लालच के कारण मर गया। जब कैलिब ने मैथ्यू के सिर को मांसपास्ता बनते देखा तो उसने अपना पेट बाहर फेंक दिया। लेकिन उसने अपना पेट वापस रोक लिया क्योंकि शैतान अब उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। वह तुरंत राख से भरे चेहरे के साथ घुटनों के बल बैठ गया। मुझे इस महीने 500 हाफ फाइट ग्रेड की गोलियां चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम अंडरवर्ल्ड में इस बूढ़े आदमी के साथ मिल सकते हो। अगर यहाँ कुछ भी हुआ तो थोड़ा सा भी लीक हो जाना। याद रखना, मैंने किसी को बहुत समय से प्रताड़ित नहीं किया है। अब भाग जाओ। ऐश ने अपने पूरे शरीर से निकलने वाली गहरी हत्या की मंशा के साथ कैलिब को धमकाया। आशर उसे इस तरह नहीं मार सकता था, चाहे वह कितना भी क्रोधित हो। वह उस हंस को नहीं मार सकता था जो इस तरह से सोने के अंडे देता है, और उसे केवल एक असंभव मिशन दिया गया था जिसे पूरा करना आसान नहीं था। 500 हाफ वाइट ग्रेड की गोलियां इस घमंडी कमीने को सबक सिखा देंगी। वह दिन ब दिन हाथ से बाहर होता जा रहा था। इससे उस पर लगाम लगेगी। यही ऐश के वास्तविक विचार थे। हाँ, दया दिखाने के लिए धन्यवाद युवा स्वामी। मैं आपको फिर से निराश नहीं करूंगा। आशेर की तीखी ठंडी आंखों को देखते हुए कैलिब के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका जीवन उसके अभिमान से अधिक महत्वपूर्ण था और यह सबसे पहले उसकी गलती थी। मुझे उन गोलियों की जांच करनी चाहिए थी। धिक्कार है, वह मुझे मौत के घाट उतार देगा। 15वीं मंजिल से भागते समय कैलिब ने मन ही मन एशर को कोसा। अगर वह मैथ्यू जैसा नहीं बनना चाहता तो उसे तुरंत काम करना शुरू करना होगा। कैलिब को बाहर निकालने के बाद एशर ने टेबल पर आखिरी लाल गोली की बोतल देखी। उसका गुस्सा एक नए स्तर पर पहुंच गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, ब्लैक फॉक्स। हाँ युवा स्वामी, ब्लैक फॉक्स एक भूत की तरह प्रकट होता है। तुमने सही देखा। आशेर क्रोधित था, लेकिन उसने कैलिब की तरह उस पर चिल्लाया नहीं। हाँ, ब्लैक फॉक्स ने अपना सिर हिलाया। कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन उसकी अंबर लोमड़ी जैसी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। आशेर और भी अधिक क्रोधित हो गया, लेकिन वह उसकी सबसे अच्छी अधीनस्थ थी और वह उसे इसके लिए दंडित नहीं कर सकता था क्योंकि शुरू में तो यह उसकी गलती नहीं थी। मैं उस बदमाश को जिंदा चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जाओ और उसे मेरे लिए खोजो और यहाँ ले आओ। मैं उसे आग से खेलने के परिणाम बताना चाहता हूँ। एशर ने गुस्से में दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में आदेश दिया। एशर उस बदमाश से बहुत नफरत करता है जिसे वह जानता तक नहीं था। आखिरकार अगर वह उसके लिए नहीं होता तो कैल्बी परिवार के एक शानदार युवा मालिक को चूहे की गंदगी की गंध कैसे आती? जब तक वह उस गंदे कमीने को प्रताड़ित नहीं करता उसे शांति नहीं मिल सकती। मैं अभी जाकर आपके लिए उसकी जांच करूंगी, युवा स्वामी, ब्लैक फॉक्स ने कहा और फिर से गायब हो गई। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी, उसमें खुशी की झलक थी। हालांकि गुस्से में ऐश ने इस पर ध्यान नहीं दिया। संगीत मुख्य बाजार से सफलतापूर्वक भागने के बाद ऐश आखिरकार सराय में वापस आ गया। वह अपने थके हुए शरीर को घसीटता हुआ अपने कमरे में गया और खुद को नर्म बिस्तर पर फेंक दिया। यह एक पागलपन भरा दिन था। खैर, मुझे इससे एक मिशन मिला और वह भी एक मुश्किल काम। लेकिन मैं वाकई उस युवा मास्टर एशर का चेहरा देखना चाहता हूं जब उसने उन गोलियों की बोतलें खोली और मेरा विशेष उपहार देखा, ना कि उन सफ़ेद ग्रेड की गोलियों को। हाँ, उस बूढ़े मूर्ख को भी उसके द्वारा दंडित किया जाएगा क्योंकि वह वही था जिसने ईश्वर साथी को उन गोलियों के बारे में बताया था। ऐश ने अपने द्वारा भेजे गए विशेष उपहार के बारे में सोचते हुए हंसते हुए कहा। लेकिन ऐश को यह नहीं पता था कि मैथ्यू पहले ही मर चुका था और ऐश उसके लिए खतरनाक था। अगर उसे पता होता कि ऐश किस तरह का इंसान है तो वह अब भी इतना निश्चिंत नहीं होता। मुझे कल इस कैल्बी परिवार के बारे में जानकारी ढूंढनी होगी और मैंने अपनी योजना उसी के अनुसार बनाई है और सावधानी से आगे बढ़ूंगा। ऐश ने बस इतना ही कहा जब उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनी। धब धब सर, मैं आपका डिनर देने आया हूँ। कमरे में एक मधुर किंतु आकर्षक आवाज़ गूंजी। ऐश ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक वह रुक गया क्योंकि उसे अजीब सा एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। उसे कल की नौकरानी की आवाज़ अच्छी तरह याद थी जिसे उसने टिप में एक माणिक्य सिक्का दिया था। वही थी जिसने आज सुबह मेरा नाश्ता पहुंचाया था। तो फिर वह अब यहाँ क्यों नहीं है? क्या उन्होंने उसे बदल दिया है?
एस का दिमाग पूरी गति से काम करना शुरू कर देता है। उसे अपनी आत्मा की इंद्रिय से एक बुरा एहसास हो रहा था और आत्मा की इंद्रिय की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए था। वह अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करने ही वाला था कि दरवाजे का ताला बिना चाबी के क्लिक की आवाज़ के साथ खुल गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। एस को पता था कि दुश्मन ने उसके कमरे पर आक्रमण किया है। क्योंकि उसकी सफलता के बाद लापरवाही बढ़ती गई थी, इसलिए उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दरवाज़ा खुला देखकर एस तेजी से कमरे के कोने की ओर भागा जहां उसकी तलवारें रखी थी। उसने जल्दी से दोनों तलवारें पकड़ ली और अपने कमरे में घुस आए महान दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि कुछ समय बाद खुले दरवाजे से कोई विस्फोट या विशाल सेना नहीं आई। क्या वे मेरा पहला कदम उठाने का इंतजार कर रहे हैं? एस ने गंभीरता से सोचा। एस ने खिड़की से कूदकर अंधेरे में भागने का फैसला किया। उसे पूरा भरोसा था कि वह बिना किसी खरोच के बच निकलेगा। लेकिन उसने अपनी हरकतें रोक दी क्योंकि उसने खुले दरवाजे से कदमों की आहट सुनी और वह केवल एक व्यक्ति था। एक सुंदर आकृति एस के कमरे में प्रवेश करती है। इस तरह की आकृति को देखकर ही कोई बता सकता था कि यह एक महिला है। वह 1 मीटर 8 सेंटीमीटर लंबी थी और उसने एक काले रंग की क्यूपाव एक पहनी हुई थी जिसमें एक छोटा सा स्लिट था जो उसके लंबे बर्फीले पैर को उजागर करता था। ये ड्रेस उसके सेक्सी आई फिगर से पूरी तरह मेल खाती थी। खासकर उसकी छाती पर 2 बड़ी चोटियां वे ऐसी दिखती हैं जैसे वे किसी भी हरकत पर उसकी ड्रेस से बाहर निकल सकती हैं। उसके लंबे काले बाल झरने की तरह बह रहे थे। बस ये सच में अफसोस की बात थी कि कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता था, क्योंकि उसने काले लोमड़ी का मुखौटा पहना हुआ था। लेकिन उसकी खूबसूरत लोमड़ी जैसी भूरी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। उसके गोरे नाजुक हाथ एस डिनर की ट्रे पकड़े हुए थे। फॉक्स मास्क पहने लड़की असल में एशर की शीर्ष अधीनस्थ ब्लैक फॉक्स थी, लेकिन उसने अपना कवच नहीं पहना हुआ था और यह उसकी सेक्सियाई विशेषताओं को दर्शाता है। अगर एशर उसे अब देखता है तो वह हैरान रह जाएगा क्योंकि उसने भी ब्लैक फॉक्स को पहले इस तरह नहीं देखा था। ब्लैक फॉक्स असल में एक उपहार था या बस एक गुलाम था जो आशिर को उसकी मां ने दिया था। उसकी मां ग्रांट परिवार से थी जो आंतरिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा परिवार था। इसलिए आशिर का कैल्बी परिवार में स्थान ऊंचा था और कोई भी उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करता था। साथ ही वह खुद भी प्रतिभाशाली था। जब उसे इतने साल पहले ब्लैक फॉक्स मिला था तब भी उसने काला कवच पहना हुआ था और उसके चेहरे पर यह लोमड़ी का मुखौटा था। वह एक भावना ही कठपुतली की तरह थी। ऐशर की मां ने उसे सिर्फ इतना कहा था कि वह कभी भी उसका मुखौटा उतारने की कोशिश ना करें। इसलिए उसे इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं है क्योंकि वह प्रतिभाशाली थी और काम पूरा करती थी और यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ब्लैक फॉक्स अपने दूध या हाथों में बर्तनों की ट्रे थामे हुए एस के कमरे में शान से दाखिल होती है और अदृश्य जोश के साथ दरवाज़ा बंद कर देती है। उसने ट्रे को लकड़ी की मेज पर रख दिया और वह मेज के चारों ओर रखी 2 कुर्सियों में से एक पर बैठ जाती है। पहले तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। उसकी आवाज़ ठंडी सर्दियों में गर्म हवा की तरह थी। कानों को बहुत सुखद ऐसे अचानक हुई घटना से हैरान था और अचंभित होकर इस लोमड़ी के मुखौटे वाली महिला को देखता रहा। उसकी खूबसूरत आवाज़ सुनकर उसने अपनी तलवार लगभग छोड़ दी। उसमें किसी तरह की मोहक शक्ति का मिश्रण था और एस को लगा कि वह कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन वह जल्दी ही अपने आत्मिक ज्ञान के कारण शांत हो गया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्लैक फॉक्स मास्क उसकी आत्मिक ज्ञान को एक उदास एहसास दे रहा था। तुम कौन हो और क्या चाहती हो? एस ने अपनी तलवार की नोक उसके मुखौटे पर तान दी। वह खतरनाक है। जब उसने देखा कि ऐश पर उसकी मानसिक कुशलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक दौड़ गई। पहले तुम खाना खा लो फिर हम बात कर सकते हैं, काली लोमड़ी ने स्वाभाविक रूप से कहा, जैसे कि यह उसका अपना कमरा था और इस बार उसने अपनी कुशलता का दोबारा उपयोग नहीं किया। बस जो कहना था कह दिया और चले गए। मुझ पर दबाव मत डालना, एस ने धमकी दी। मुझे पता है कि बाहरी क्षेत्र के कुख्यात ब्लैक घोस्ट से निपटना आसान नहीं है, इसलिए मैं यहाँ तुमसे लड़ाई करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ बराबर की साझेदारी बनाने आई हूँ। ब्लैक फॉक्स ने अपनी ठुड़ी के नीचे हाथ रखते हुए ईमानदारी से कहा। ब्लैक घोस्ट का नाम सुनते ही ऐश के शरीर में कंपन दौड़ गई और उसका दिल ठंडा पड़ गया। उसे कैसे पता चला? अभी उसके दिमाग में यही एक सवाल था। ऐश को अपने निशान छिपाने और उन्हें साफ करने में बहुत सावधानी बरतनी थी, लेकिन इस नकाबपोश लड़की ने भीतरी क्षेत्र में आने के 2 दिन बाद ही उसकी पोल खोल दी। यह उसके आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ा झटका था। ऐश अपनी तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत करता है और दोहरी छाया तलवार तकनीक का उपयोग करके हमला करने वाला होता है। जब मुखौटा लड़की समय पर अपने बर्फीले हाथ को हवा में उठाती है और मासूमियत से बोलती है, देखो मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है, तुम मुझ जैसी हानि रहित लड़की पर हमला नहीं करोगे, है ना? और चिंता मत करो, तुम्हारा रहस्य मेरे पास सुरक्षित है, केवल मैं ही इसके बारे में जानती हूँ। जब ऐश ने ये सुना तो उसने स्वयं को शांत किया और अपनी तलवार की मूठ पर से पकड़ थोड़ी ढीली की।
परंतु उसने अपनी तलवारें नहीं हटाई। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और मैंने पहले कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना। एस ने शांति से जवाब दिया, लेकिन उसका दिल पागलों की तरह धड़क को नहीं पता था कि यह लड़की इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची, लेकिन उसके पास उसके ब्लैक घोस्ट होने का कोई सबूत नहीं था। भले ही चीजें खराब हो जाए, लेकिन उसे अपनी भागने की क्षमताओं पर भरोसा था। वह अब तक भाग नहीं पाया था और अभी भी उससे बात कर रहा था, क्योंकि उसे उसकी आत्मा के उतार चढ़ाव से कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा या छिपी हुई मंशा का आभास नहीं हुआ था। यही तुम अपने निशानों को बहुत अच्छी तरह से छिपाते हो, यहाँ तक कि मुझे तुम्हारे बारे में पहले कोई जानकारी नहीं मिली और तुम बिना किसी को बताए भीतरी क्षेत्र में घुस जाते हो। मुझे कहना चाहिए कि मैं तुम्हारी क्षमताओं से काफ़ी प्रभावित हूँ, लेकिन तुम एक बहुत बड़ी गलती करते हो और वह ये कि तुम अपनी लूट का माल के भी शॉप को बेच देते हो। इसका मतलब है कि तुम उसी व्यक्ति की दुकान पर जाते हो जो तुम्हारी जांच कर रहा था। ऐश की गलती की ओर इशारा करते हुए वह हंसती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐश गहरी सांस लेता है और नाटक छोड़ देता है। वह समझ सकता था कि इस लड़की के पास उसके बारे में कुछ ठोस सबूत है। इसके अलावा उसके मन में उसके प्रति कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए वह उससे खुद को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कहता है। ये सब काफ़ी उलझन में था। भले ही वह केल शॉप पर जाता था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग रोजाना उसकी तरह कुछ ना कुछ सौदे करते हैं। यह ऐसा है जैसे जब तुमने उस मोटे आदमी से चोरी की थी तो ऐश्वर पहले से ही तुम्हारे पीछे पड़ा था। वह एक बहुत ही लालची और अत्वाकांक्षी व्यक्ति है। जब उसने सुना कि तुमने बिना किसी को सूचित किए एक स्टार खजाना खोल दिया और यहाँ तक कि एक ब्रह्मसरणी को भी निष्क्रिय कर दिया, वह समझ गया कि तुम्हारे पास किसी तरह का खजाना या गुप्त कौशल है और वह उस कौशल को अपने लिए चाहता था। इसीलिए उसने मुझे तुम्हारी तलाश करने का आदेश दिया, लेकिन तुम अपने निशान छिपाने में बहुत अच्छे थे, और यहाँ तक कि मैं जो लोगों को खोजने में अच्छा हूँ, तुम्हारा कोई सुराग नहीं पा सका। लेकिन मैं जांच करता हूँ कि तुमने उस मोटे आदमी की दुकान से क्या चुराया है। ब्लैक फॉक्स और एक बच्चे की तरह खिलखिलाता है जिसने अभी अभी एक महान रहस्य सुलझाया है। तो तुम कह रहे हो तुम इस निष्कर्ष पर बिल्ली से लूटी गई गोलियों की संख्या से पहुंचे हो? नहीं, ये बात नहीं है। मैंने पहले भी एक गोली खाई थी, इसलिए संख्या समान नहीं थी। क्या ये गोलियों की प्रकृति हो सकती है? एस बहुत होशियार था और उसने तुरंत उसके स्पष्टीकरण में कई खामियां खोज ली, और जाहिर तौर पर यह प्रकट करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि वह ब्लैक घोस्ट था। तुम सही हो, ये गोलियों की संख्या या उनकी प्रकृति का मामला नहीं था, बल्कि ब्लैक फॉक्स की लोमड़ी जैसी आंखें रहस्यमय ढंग से चमकती हैं। इससे पहले कि वह आगे कहती है, क्या तुम ऐसा वाइट के रूप में अपनी पहचान बता सकते हो जो अब बाहरी क्षेत्र की झुग्गियों में होना चाहिए, लेकिन वह बिना किसी को पता चले आंतरिक क्षेत्र में कैसे हो सकता है? वह इस पर तीर की तरह सवाल दागती है। सांस एस ने दुख जताते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों सोचा? एक साधारण व्यक्ति ब्लैक घोस्ट बन सकता है। एस दोनों तलवें नीचे रखता है और ब्लैक फॉक्स के सामने बैठता है और खाना शुरू कर देता है। वह इस मुखौटा महिला के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता है। अगर वह वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी या उसके रहस्यों को जानना चाहती थी तो उसे बस एशर को बताना होगा कि वह यहाँ था, और उसे यह बताने की भी जरूरत नहीं थी कि वह ब्लैक घोस्ट था। एशर एक सेना के साथ यहाँ आएगा क्योंकि ऐश ने जो किया उसके बाद वह ऐश से बहुत नफरत करता था। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि झुग्गियों में सिर्फ तुम्हारी छोटी सी झोपड़ी खाली थी। जब मैंने तुम्हारे आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अजीब बात यह है कि तुम 1 महीने तक हमेशा झोपड़ी के अंदर ही रहते हो और अपने काम पर भी नहीं जाते। तुम्हारी छोटी बहन 1 महीने पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई, और तुम्हारे बाद भी। पहले मुझे लगता है कि तुम बस एक बेतरतीब दयनीय बच्चा था जो अपनी लापता बहन की तलाश कर रहा था और उसने तुम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज तुमने एशर के साथ जो किया और कैलब ने तुम्हारी शक्ल बताई, उसके बाद मैं तुरंत ही सब कुछ समझ गया और मैं तुमसे दोस्ताना मुलाकात करने आया हूँ। हही ब्लैक फॉक्स जोर से हंसती है। वह उसको अपना खाना खाते हुए देखती है, जो कुछ पल पहले उस व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था जो उस पर हमला करने वाला था। मुझे कहना चाहिए कि मैं प्रभावित हूँ। अब मुझे बताओ कि तुमने एशर को क्यों नहीं बताया? क्या तुमने उसके लिए काम नहीं किया? एस ने खाना खाते हुए पूछा। वह बात करते समय गुप्त रूप से क्यूई को अवशोषित कर रहा था और उसकी आत्मा की भावना पूरी तरह से ब्लैक फॉक्स पर बंद थी। अगर उसे उससे थोड़ी सी भी दुश्मनी का आभास होता तो वह भाग जाता। मैं उसके लिए काम कर रही थी जब तक कि आज सुबह मैं तुम्हें नहीं ढूंढ लेती और अंततः आशा की एक किरण नहीं देख लेती। ब्लैक फॉक्स की आंखें उत्साह से चमक उठती हैं जब वह ऐश के सुंदर चेहरे को देखती है। आशा की किरण से आपका क्या मतलब है? ऐश हैरान था। मैं हमेशा से तुम्हारी तरह चोर बनना चाहता था। ब्लैक फॉक्स की लोमड़ी जैसी भूरी आंखें सितारों की तरह चमकने लगती हैं। क्या ऐश का गला लगभग घुट गया जब उसने उसकी बातें सुनी। तुम पागल हो क्या? चीनी शैली पोशाक,